अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह के करम से आप सब ठीक होंगे। तो चलें चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ। पहले तुम्हें शहजादा जादूगर ने छुड़ा लिया था, लेकिन अब मैंने इसका भी बंदोबस्त कर लिया है। अब वो तुम्हें ना छुड़ा सकेगा, सरदार जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा। सुनो सरदार जादूगर, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें काव काव जादू वापस मिल जाए तो तुम्हें मेरे साथ दोस्ती करनी होगी, वरना ये सुन लो कि अब तुम्हारा कोई जादू मुझ पर असर ना कर सकेगा। और काव काव जादू चूंकि अब मेरे पास है, इसलिए जैसे ही मैंने काव काव जादू को इस्तेमाल किया, मैं जादूगर कबीले का सरदार बन जाऊंगा और फिर तुम्हें हलाक कर दिए जाओगे। उमरू ने ऊंची आवाज में कहा, क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम्हारे पास काव काव जादू है? सरदार जादूगर ने हैरत से उछलते हुए कहा, हाँ ये देखो, इस डिबिया में मौजूद है। इसमें मौजूद राख मैं जैसे ही तुम्हारे जिस्म पर लगाऊंगा, तुम एक बार फिर काव काव जादू के मालिक बन जाओगे। उमरू ने कहा, ठहरो, मुझे मालूम करने दो कि क्या तुम सच कह रहे हो या नहीं, सरदार जादूगर ने कहा। और इसके साथ ही इसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और साथ ही अपने सुर्ख रंग के डंडे को, जिसके साथ खूबसूरत पर बंधे हुए थे, हवा में घुमाना शुरू कर दिया। उमरू खामोश खड़ा रहा, बाकी जादूगर भी खामोश खड़े ये सब कुछ होता हुआ देख रहे थे। काफी देर तक सरदार जादूगर डंडा हवा में घुमाता रहा और मंत्र पढ़ता रहा। फिर इसने डंडा जमीन पर रखा और आंखें खोल दी। हाँ, मैंने मालूम कर लिया है, वाकई तुम मुझे काव काव जादू दे सकते हो। ठीक, मैं तुम्हें अब हलाक नहीं करूंगा, तुम मुझे काव काव जादू दे दो, सरदार जादूगर ने कहा। मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने कुछ नहीं खाया, इसलिए अपने मकान में मेरी दावत करो और मुझे हिरन का बुना हुआ गोश्त खिलाओ, फिर बात होगी। उमरू ने डिबिया को वापस जंबील में डालते हुए कहा, नहीं, पहले तुम मुझे काव काव जादू दो, सरदार जादूगर ने कहा। सुनो सरदार जादूगर, आखिरी बार कह रहा हूँ कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, वरना मैं ये काव काव जादू खुद अपने पास रख कर खुद सरदार बन जाऊंगा और फिर तुम्हें मौत से कुछ चीज न बचा सकेगी। उमरू ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ, सरदार जादूगर ने कहा। और फिर वो उमरू को साथ लेकर अपने मकान में आ गया और उसने अपने जादूगरों को हुक्म दिया कि जंगल से एक हिरन पकड़ कर लाया जाए और उमरू के सामने से ज़िबा करके इसका गोश्त पकाया जाए। चुनाचे इसके हुक्म की तमील की गई और थोड़ी देर बाद हिरन का बुना हुआ गोश्त उमरू के सामने मौजूद था। उमरू को चूंकि बेहद भूख लगी हुई थी, इसलिए उसने खूब पेट भर कर खाना खाया। अब तो तुम्हारी दावत हो गई है, अब तो मुझे काव काव जादू दे दो, सरदार जादूगर ने कहा। देखो सरदार जादूगर, काव काव जादू तुम्हें दोबारा इस वक्त मिल सकता है जब तुम अपनी जान वापस अपने जिस्म में डालो, वरना काव काव जादू दोबारा तुम्हें ना मिल सकेगा और हमेशा के लिए ज़ाया भी हो जाएगा और तुम भी हलाक हो जाओगे। उमरू ने कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, सरदार जादूगर ने कहा। तो ठीक है, ना ऐसा करो, मैं खुद सरदार बन जाता हूँ, उमरू ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, सरदार जादूगर ने रजामंद होते हुए कहा। और इसने एक बार फिर डंडे को हवा में घुमाना शुरू कर दिया और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। उमरू ने जंबील के अंदर मौजूद अंजर सुलेमानी को हाथ में पकड़ लिया था और फिर जैसे ही सरदार जादूगर ने आंखें खोली, इसके चेहरे पर वो खास चमक नजर आने लगी जो जादूगरों के जिस्म में जान वापस आते ही नजर आती है। और इस चमक को देखते ही उमरू समझ गया कि सरदार जादूगर ने अपनी जान वापस अपने जिस्म में डाल ली है। चुनाचे इसने बिजली की तेजी से अंजर सुलेमानी जंबील में से बाहर निकाला और फिर इससे पहले कि सरदार जादूगर कुछ समझता, इसने हंजरे सुलेमानी सरदार जादूगर के सीने में उतार दिया। एक धमाका हुआ और मकान में हर तरफ धुआं सा छा गया और उसके साथ ही सरदार जादूगर की रोती हुई आवाज सुनाई दी। मेरा नाम सरदार जादूगर था, मैं काव काव जादू का मालिक था, लेकिन उमरू अयार ने अपनी अयारी से ना सिर्फ मुझसे काव काव जादू छीन लिया बल्कि मुझे हलाक भी कर दिया। जब इसकी आवाज़ बंद हुई और धुआं छट गया तो उमरू ने देखा सरदार जादूगर की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी और इसके सीने में वैसे ही खंजर सुलेमानी भी मौजूद था। उमरू ने आगे बढ़कर खंजर सुलेमानी वापस खींचा और फिर इसे साफ करके इसने इसे वापस जंबील में रखा और सरदार जादूगर की लाश उठाए वह इस मकान से बाहर आ गया।
سنو جادوگر قبیلے کے جادوگروں، تمہارا سردار ہلاک ہو چکا ہے، یہ پڑی ہے اس کی لاش، امرو نے کہا۔ تو سب چادر پوش جادوگر، جن میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی اور بچے بھی، وہاں اکٹھے ہو گئے۔ ادھر شہزادہ جادوگر کو بھی سردار جادوگر کے ہلاک ہونے کی خبر مل گئی تھی، چنانچہ وہ اپنی دونوں بیویوں سمیت وہاں آ گیا، اور پھر امرو نے شہزادہ جادوگر کو سردار جادوگر بنانے جانے کا اعلان کر دیا، اور ڈبیا میں موجود سیاہ خرگوش کے خون سے ملی ہوئی کپڑے کی راکھ نکال کر اس نے شہزادہ جادوگر کے جسم سے لگا دی۔ تو شہزادہ جادوگر کاؤ جادو کا مالک بن گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہاں موجود تمام جادوگر بھی اس کے سامنے جھک گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ شہزادہ جادوگر بے حد خوش ہوا، اس نے 3 دن تک پورے قبیلے میں جشن منائے جانے کا حکم دے دیا، اور پھر امرو کو اس نے نہ صرف وہ سیاہ رنگ کا 18 کونوں والا ہیرا دے دیا، بلکہ ہیروں سے بھرا ہوا ایک بڑا سا تھیلا بھی انعام میں دے دیا۔ اس کی بیویوں نے بھی علیحدہ علیحدہ امرو کو جوہرات انعام میں دیے، اور امرو بے حد خوش ہوا۔ پھر 3 روز تک وہ ان کے جشن میں شریک رہا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے واپس چلا گیا، اور سنہری چپلوں کی مدد سے وہ بادشاہ پراچنا کے محل کے سامنے پہنچ گیا۔ جب بادشاہ کو اس کی آمد کی اطلاع ملی تو بادشاہ نے اسے فوراً اپنے کمرہ خاص میں بلا لیا، اور امرو نے کمرے میں داخل ہو کر بادشاہ کو سلام کیا۔ شاہی پہلوان بھی وہاں موجود تھا۔ سناؤ خواجہ امرو، کیا تم کو کامیاب لوٹے ہو؟ کیا تم نے وہ سیاہ 18 کونے والا ہیرا حاصل کر لیا ہے؟ بادشاہ نے بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں بادشاہ سلامت، امرو نے کہا، اور زنبیل میں سے وہ ہیرا نکال کر بادشاہ کو دکھایا تو بادشاہ بے حد خوش ہوا۔ دو مجھے، بادشاہ نے انتہائی اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ بادشاہ سلامت، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، آپ کے اس شاہی پہلوان نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس لیے میں پہلے اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کو یہ ہیرا دوں گا۔ امرو نے کہا، کیسے انتقام لینا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے چونک کر پوچھا۔ دوستو، کہانی ابھی باقی ہے، اگلا حصہ انشاءاللہ جلدی ہی آپ تک پہنچے گا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے سپورٹ کریے گا، میرے چینلز کو سبسکرائب کریے گا، اور پلیز اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔